नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल बोर्ड मिशन बोर्ड विद शिवम में। दोस्तों, आप सभी बोर्ड एग्जाम की तैयारियां कर रहे होंगे। कुछ बच्चों की हो गई होंगी, कुछ लोगों की हो रही होंगी, कुछ लोगों का ख़त्म होने वाला होगा कुछ चैप्टर्स। तो ऐसे भी बच्चे होंगे जो डर रहे होंगे कि अभी तक हमने पढ़ाई लिखाई नहीं की है। तो ऐसे बच्चों के लिए ही आप लोग टेंशन ना लीजिए, आप लोगों के लिए मैं हूँ। आज 1 दिसंबर है और 1 दिसंबर से ही आप सबके लिए हम स्पेशली क्लास 10th वालों के लिए मैं क्रैश कोर्स मतलब दिसंबर के लास्ट तक आपका ये क्रैश कोर्स केवल फिजिक्स के लिए है। जैसे विज्ञान में, जैसे अगर हम लोग बात करें क्रैश को, जैसे क्लास 10th वालों के लिए हम आपके लिए लाए हैं क्रैश कोर्स। इसमें जैसे आप लोग पढ़ते होंगे विज्ञान में, आप लोग अपने सब्जेक्ट से तो काफ़ी परिचित हो गए होंगे। क्लास 10th साइंस, कपड़े की व्यवस्था करो। आप अपने सिलेबस से बखूबी परिचित होंगे। ये सब हमें बताने की आवश्यकता नहीं है और ना ही मैं ये सब बताने वाला हूँ, क्योंकि अब इतना समय बीत चुका है कि आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि मैं अब आपको सीधे आपके सिलेबस पे ले चलूँ। तो इससे पहले मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन इस सिलेबस के बारे में आपको दे देता हूँ। फिजिक्स क्लास 10th वालों, फिजिक्स में आपको विज्ञान में आप अगर क्लास 10th साइंस की बात करें तो उसमें 3 चीज़ें आती हैं। पहली हमारी आपकी आएगी केमिस्ट्री, फिर उसके बाद हमारी आएगी बायोलॉजी, फिर तीसरे में हमारी आएगी फिजिक्स। ये अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट में, तो केमिस्ट्री में हमारा बोर्ड एग्जाम में जो पूछा जाता है, ये स्पेशली बोर्ड एग्जाम वालों के लिए है। तो हम उसी को टारगेट करते हुए चलेंगे। आप सभी को यहाँ पे जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। एक्चुअली मैंने ये शुरू क्यों किया, क्योंकि मैं एक बार घर गया था और मुझसे मेरे घर में जो बोर्ड की तैयारी करने वाले हैं उन लोगों ने मुझसे एक सवाल पूछ लिया और मुझे आया नहीं। तो मैं सोचा कि यार इतने दिन हो गया पढ़े लिखे, तो सारा चीज़ दिमाग से उतर गया था। तो मैं सोचा कि मैं अपना फिजिक्स, जैसे कि मेरा फिजिक्स फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैं सोचा कि मैं अपनी फिजिक्स की आप लोगों को, तो मेरे लिए सबसे अच्छा ये होता कि मैं स्वयं पढ़ लेता। और फिर मैं सोचा कि केवल मैं ही क्यों पढ़ूं, सभी लोग पढ़ें, इससे मेरा रिवीजन भी हो जाएगा, आप लोग कुछ सीख भी लेंगे। तो इसलिए जैसे ये बोर्ड एग्जाम वालों के लिए स्पेशली है, तो मैं आपको बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं उसे नहीं लेना है। बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं तो मैं आपको बता दूं। केमिस्ट्री, जैसे पूरा जो हमारा एग्जाम का पैटर्न है वो जैसे कि 100 मार्क्स का होता है, और जिसमें से 30 नंबर हमारा प्रैक्टिकल का होता है। तो हमें एग्जाम जो देना होता है वो 70 मार्क्स का देना होता है। इन 70 मार्क्स में ये जो टोटल 70 मार्क्स हैं, इसमें से केमिस्ट्री में 20 मार्क्स का पूछा जाता है, बायो में 20 मार्क्स का पूछा जाता है,
और फिजिक्स में जो है 30 मार्क्स का पूछा जाता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने अभी जब मैं वीडियो बनाने से पहले मैं देख के आ रहा हूँ, उसमें ये दिया हुआ है। तो आप लोग ये ना सोचिएगा कि इसमें इसका 20 नंबर ही क्यों, इसका 20 नंबर ही क्यों, इसका 30 नंबर क्यों। ये मुझे नहीं पता है, ये बोर्ड वालों को पता है। तो ये केमिस्ट्री, अगर आप मैं केवल आपको इस सब्जेक्ट की पढ़ाई करवाऊंगा। आज क्रैश कोर्स में आज से शुरू होगा केवल फिजिक्स। आपको मैं केवल टोटल 30 मार्क्स का पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे वो सब अच्छे भी नहीं लगती और मुझे उतना आता भी नहीं है। तो मैं केवल ये पढ़ाऊंगा बस। और मैं आप भरोसा कीजिएगा, आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे। मुझसे कई लोग मिले और वो कह रहे थे कि भैया आता ही नहीं है, मुझे सवाल करना नहीं आता है। तो आप ही लोगों के लिए है ये। और आप सवाल भी करेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और क्या कहते हैं उसे, सूत्र का जो वो क्या कहते हैं उसे, निगमन, वो भी कर लेंगे। तुम यार एक कपड़े की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हो मेरे लिए? करो जल्दी। अब आप लोगों को ये पता चल गया कि अभी तक हमें ये पता चल गया कि क्या मैं क्या पढ़ाऊंगा। अभी तक आपको ये पता चल गया कि मैं क्या पढ़ाऊंगा और किस सब्जेक्ट और किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको मैं पढ़ाने वाला हूं केवल फिजिक्स, जो पूछा जाता है 30 मार्क्स का। अब जब हम फिजिक्स की बात करेंगे, अब मैं ये नहीं बताने वाला हूं कि फिजिक्स किसे कहते हैं, फिजिक्स होता क्या है। ये सब आपने पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा तो, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, जो पढ़ा बहुत समय आगे बीत गया है। अगर हम क्लास 10th के फिजिक्स को डिस्ट्रीब्यूट थोड़ा बांटे, अगर बांटने की कोशिश करें तो हम इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। हमारे क्लास 10th के फिजिक्स में 3 यूनिट्स हैं। एक ऑप्टिक्स वाला पोर्शन है, और दूसरा हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाला है, और चौथा है हमारा चौथा है शायद सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी, ऑप्टिक्स मतलब ये है प्रकाशिकी वाला, और ये हमारा है वैद्युत धारा का प्रभाव या वैद्युत आवेश वगैरह जो जिसमें आते हैं वो ये है। और ये है ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत, अब मैं क्या ही लिखूं, आप समझ लीजिए। ये ऊर्जा का स्रोत। अब अगर हम फिजिक्स पढ़ें तो पहली यूनिट ये है, दूसरी यूनिट ये है, तीसरी यूनिट ये है। अब ये पढ़ना में तीनों है। 3 मार्क्स के आते हैं, 30 मार्क्स से आते हैं, 30 मार्क्स से। तो ये पढ़ने के हमें तरीके कितने हैं। हम चाहे तो ये शुरू कर दें, हम चाहे तो ये शुरू कर दें, हम चाहे तो ये शुरू कर दें, लेकिन हमें करना क्या है, यहां से शुरू करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आप लोग क्रमबद्ध पढ़ते हुए चलेंगे। तो अब हम आते हैं ऑप्टिक्स पे, बिना देरी करते हुए। अब हम आपके साथ सारी बातें केवल प्रकाश
को लेके करेंगे, जो कि क्लास 10th फिजिक्स का पहला चैप्टर है। सॉरी, फिजिक्स, हाँ, फिजिक्स का पहला चैप्टर है। ये चीज़ें क्लास 12th में भी हैं और बेहतर तरीके से हैं। अगर हम ऑप्टिक्स की बात करें, ये क्लास 10th में दरअसल जैसे कि प्राकृतिक, जैसे आप लोगों के चैप्टर्स में कुछ दूसरे नाम से है, मुझे क्लास 10th वालों के किताब में कुछ दूसरे नाम से दिया है, पर सेम चीज़ है, ऑप्टिक्स। अगर हम ऑप्टिक्स चैप्टर की बात करें, ये जो यूनिट है, इस यूनिट्स में हमें टोटल 3 चैप्टर्स मिलेंगे। 3 क्या, 4 चैप्टर, हाँ 4 चैप्टर। पहला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमारा दूसरा जो चैप्टर है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चैप्टर नहीं है दरअसल, उसी में है, बट मैं आपको अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड करके पढ़ा रहा हूँ, इससे आपको समझने में भी मदद मिलेगी। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन, और तीसरा हमारा चैप्टर आ जाता है प्रिज्म। प्रिज्म ही है, नहीं सॉरी, ह्यूमन आई। ह्यूमन आई, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो तो उस पर ध्यान ना दीजिएगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, आप समझ जाइए। ह्यूमन आई, और ये चौथा जो है वो हमारा प्रिज्म है। इसकी हिंदी होगी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, आप प्रकाश का परावर्तन। अब मैं इसे लिखूंगा नहीं, यह है प्रकाश का परावर्तन, यह है प्रकाश का अपवर्तन, यह है मानव नेत्र। और मानव नेत्र आपके जो आपका जो चैप्टर है फिजिक्स में, वो ये वाला पोर्शन ऐसे करके है, मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष, ऐसे कुछ करके है, वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद हमारा प्रिज्म है। प्रिज्म दरअसल प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, ये सब देखा जाएगा। अब हम शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहां से आप सभी का जो दरअसल असली सिलेबस है, जो मौलिक सिलेबस है, वो शुरू होगा। आपका पाठ्यक्रम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये आपका पहला चैप्टर है। अब यहीं से आपका शुरू हो रहा है। अब आप सारी चीज़ों को नोट करते हुए चलें, जो मैं बोलूँ वो लिखते हुए चलें। अब नहीं भी लिखेंगे तो मेरा कुछ जाने वाला नहीं है, पर अगर आप लिखते रहेंगे तो इससे आपका ही फायदा होगा। दरअसल अब आप पढ़िए इसे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर मैं इसकी हिंदी भी लिख देता हूं, प्रकाश का परावर्तन। इसमें 3 शब्द हैं, प्रकाश, इसमें 2 शब्द हैं, सॉरी 2 शब्द हैं, ये प्रकाश, परावर्तन। अब ये प्रकाश क्या है, अब ये परावर्तन क्या है। सबसे पहले हमें जानना चाहिए प्रकाश क्या है। अगर मैं आपको प्रकाश समझाना चाहूं तो कैसे समझाऊंगा। मैं आपको ये बता सकता हूं कि आप जब किसी अंधेरे, जैसा कि किताबों में लिखा होता है कि आप जब किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता, और
फिर कुछ चीज़ ढूंढने के लिए आपको टार्च जलाना पड़ता है, और जब आप टार्च जलाते हैं तो आपको चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। जिस अ, जिस मतलब जिसकी सहायता से हम चीज़ों को देख पाते हैं उसे ही हम प्रकाश कहते हैं। ये किताबों में लिखा हुआ है आपके। आप चाहे एनसीईआरटी उठा लीजिए, चाहे जो भी किताब उठा लीजिए, उसमें ऐसा लिखा हुआ है। अब ये सब बकैती ना करते हुए हम सीधे परिभाषा पे आते हैं और चीज़ों को अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो प्रकाश क्या है? अगर मैं सीधे परिभाषा पे आऊँ तो जैसे प्रकाश, अगर जैसे दरअसल मेरा सब्जेक्ट फिलॉसफी है, और उसमें क्या, अगर हमारे फिलॉसफी वाले सर जी पूछें हमसे कि बताओ बेटा प्रकाश क्या है, तो मैं ये कहूँगा प्रकाश को समझने के लिए हमें जैसे ये क्या है, मतलब प्रकाश प्रकाश जैसे अगर वो हम, चलिए ठीक है, वो मैं विषयांतर हो जाएगा, सॉरी, ये यार काट देना है एडिटर साहब, इसे काट देना। उसके बाद देखो प्रकाश क्या है? प्रकाश वह है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर हम इसके एक्चुअल परिभाषा पर आए तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक। अब पर ये कार्य करने की क्षमता नहीं है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंख की रेटिना को उत्तेजित करके हमें वस्तु का आभास कराती है या वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। यह हमारी एक्चुअल परिभाषा है। अब परिभाषा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं। और परावर्तन क्या है, ये हम थोड़ी देर के लिए अभी छोड़ देते हैं। अभी हम प्रकाश पर डिस्कस करते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंख की रेटिना को उत्तेजित करके हमें वस्तु का आभास कराती है या वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। दरअसल जब प्रकाश हमारे आंख पर पड़ती है तो वो क्या करती है, वो आंख की रेटिना तक पहुंचती है और उसे अलर्ट कर देती है और हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर आप काफ़ी देर तक अंधेरे में रहें और एकाएक आप धूप में चले जाएं तो ऐसे आप जो है आपकी आंखें बंद होती हुई प्रतीत होंगी, या जैसे अगर बहुत अंधेरा हो तो हमारी जो रेटिना है वो फैल जाती है और हम चीज़ों को आंख फाड़ फाड़ के देखते हैं। और अगर हम जैसे बहुत धूप हो तो हमारी आंखें सिकुड़ जाती हैं। तो वो होता है, रेटिना को उत्तेजित करने का अर्थ ही वही होता है। तो प्रकाश, हमने क्या बताया, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंख की रेटिना को उत्तेजित करके हमें वस्तु का आभास कराता है। यह एक परिभाषा है, आप इसे लिख सकते हैं। अब प्रकाश की क्वालिटीज क्या है, प्रकाश के गुण क्या है? प्रकाश में के अंदर जो हर एक वस्तु में उसका एक गुण होता है। तो प्रकाश में क्या क्या गुण है, प्रकाश कैसे, ये क्या है, दरअसल इसकी गहराई क्या है? ये जैसे कि अगर हम कहें कि प्रकाश क्या केवल ऊर्जा है, तो नहीं, प्रकाश केवल ऊर्जा नहीं है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। प्रकाश तरंगों के रूप में भी चलता है। अगर हम विद्युत चुंबकीय तरंग की बात करें तो इसकी जो ऊर्जा है वो एच म्यू होती है। एच म्यू ऐसे करके लिखा जाता है, एच म्यू, इसे ऐसे करके ऐसे कर देना है, एच म्यू। और जहां पे एच जो है ये प्लांक नियतांक है। ये प्लांक एक वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने ये सूत्र प्रतिपादित किया था। इसलिए जब उनसे पूछा गया कि भैया बाबू साहब एच क्या है, तो वो बोले कि एच हमारा नियतांक है, यानी कि प्लांक नियतांक। इसकी उन्होंने एक कांस्टेंट वैल्यू भी दे दी थी, प्लांक नियतांक।
और म्यू क्या है? म्यू ये दरअसल प्रकाश की आवृत्ति है, आवृत्ति। तो प्रकाश तरंग दैर्घ्य भी है। प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से, पहला गुण मैं आप लोगों को प्रकाश का गुण बता रहा हूं, आप दरअसल लिखते भी चलिएगा। पहला गुण ये था कि प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी ऊर्जा h म्यू होती है। मैंने आपको बताया कि h जहां पर प्लांक नियतांक है और म्यू जो है वो प्रकाश की आवृत्ति है। ये हो गया। अब दूसरा जो हमारी प्रकाश की क्वालिटी है वो है कि प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से, एंगस्ट्रॉम दरअसल ऐसे प्रदर्शित करते हैं, एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। कहीं कहीं किताबों में ये 3900 एंगस्ट्रॉम ही रहता है, तो आप लोग इसका बहुत अधिक लोड न लीजिएगा कि अरे किताब में तो ये लिखा है वो ये बता दिए, ऐसा नहीं करना है। दोनों होता है, आप मतलब कहीं कहीं ये लिखा है कहीं कहीं ये लिखा है, लेकिन आप ये मान के चलिएगा 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। और तीसरा जो है हमारा प्रकाश की जो क्वालिटी है वो प्रकाश दरअसल सीधी रेखा में चलता है हमेशा। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। ये हो गई तीसरी। और चौथी हमारी जो है वो ये है कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि जरूरी नहीं है कि प्रकाश के लिए हवा की आवश्यकता है कि प्रकाश हवा की सहायता से जाएगा, प्रकाश किसी बुलेट से जाएगा कि कार से जाएगा, ये सब उसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश बिना माध्यम का चलता है, प्रकाश स्वतः चलता है और इतनी तेज चलता है कि पूछिए मत। तो ये प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। और दूसरा ये तीसरा इसकी तीसरी क्वालिटी थी। और चौथी क्वालिटी यह है कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और पांचवी हमारी क्वालिटी है कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश जो है हमारा वो निर्वात में भी चल सकता है। और छठवीं हमारी क्वालिटी ये है प्रकाश की कि प्रकाश की चाल जो है निर्वात में जो है प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बोलिए प्रकाश कितना तेज चलता है, मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल है बिना किसी रेंज रोवर के। बताइए इतनी तेज चलती है। उसके बाद ये निर्वात में प्रकाश की चाल है दरअसल, निर्वात आप भूलिएगा मत। और निर्वात लगभग यही चाल उसकी प्रकाश में भी होती है, थोड़ा कम हो जाती है बट यही सेम सा चलता है निर्वात और वायु में भी। और प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। और अगर हम सबसे कम की बात करें तो प्रकाश की चाल सबसे कम जो हमारी होती है वो हीरे में होती है। प्रकाश की चाल सबसे कम हीरे में होती है। वहां पर इसकी प्रकाश की चाल जो है 1.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हमारी ये छठवीं क्वालिटी थी। और सातवीं प्रकाश की क्वालिटी यह है कि प्रकाश में घटनाएं कौन कौन सी होती हैं। तो प्रकाश में कई प्रकार की घटनाएं होती हैं। पहली घटना है परावर्तन, सॉरी मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, यहां लिखता हूं व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये
प्रकाश में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? परावर्तन की, अपवर्तन की, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, सारी घटनाएं होती हैं। और हमें हाई स्कूल में आपकी कक्षा में, जिस कक्षा में आप हैं, उसमें केवल परावर्तन और अपवर्तन पढ़ना है। व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण ये हमें क्लास 12th में पढ़ना है, ये याद रखिएगा। अभी ये बाबू साहब को मिटा दीजिए, भाई साहब को, ये सब आप लोग गायब हो जाइए। आप लोग नोट कर लीजिएगा इस बात से कि ये घटनाएं होती हैं। ये हमारी 7 क्वालिटियां थी प्रकाश की। अब हम आते हैं, ये हमें हो गया प्रकाश क्या होता है, उसकी क्या क्या क्वालिटियां होती हैं, ये हमारी खत्म हो गई। अब इसके बाद हम आते हैं, उसका जो दूसरा शब्द था वो था परावर्तन। अब हम आपके से बात करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। कुछ नहीं होता है, आप अभी झट से समझ जाएंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ऐसे हवा हवा धुआं धुआं कर देंगे सब लोग। परावर्तन, प्रकाश के बारे में जान गए, परावर्तन को भी धुआं धुआं कर देंगे। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरण आए और आकर किसी माध्यम से टकराकर वापस लौट जाए या अपने मार्ग से भटक जाए, उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब ये तो हो गई फालतू की बात। परिभाषा इसकी क्या होगी? जब प्रकाश किसी तल से टकराकर, भाई साहब टकराएगा तो किसी तल से ही। मान लीजिए हमने ऐसे प्रकाश डाला और ये टकरा के ऐसे निकल गया। जब अब वो तल सीधा है, समतल है, गोला है, काला है, पीला है, नीला है, उससे अभी हमारा कोई लेना देना नहीं है। अभी हम केवल परावर्तन समझ रहे हैं। जब प्रकाश की किरण किसी तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन की घटना जो होती है उसमें प्रकाश के साथ कुछ अलग सा हो जाता है। वो अलग सा होता क्या है? जैसे प्रकाश का परावर्तन जब होता है तो उसमें सबसे पहली बात ये होती है कि प्रकाश का आयाम बदल जाता है, और दूसरी घटना ये हो जाती है कि उसकी तीव्रता बदल जाती है, ऊर्जा बदल जाती है, कला बदल जाती है। जैसे प्रकाश का आयाम बदला, ऊर्जा बदली, उसकी तीव्रता बदल गई, उसका कला बदल गया। कला मतलब फेज, फेज। ये दरअसल शायद आप में नहीं होगा, फिर भी आप जानकारी के लिए जान लीजिए। ये हो गया। अब प्रकाश की परावर्तन में क्या क्या नहीं बदलता है। प्रकाश का परावर्तन हुआ और जैसे प्रकाश आया और ऐसे टकरा के वापस गया, तो उसके चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वो अगर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से आया है तो वो उसी वेग से पुनः वापस लौट जाएगा। तो प्रकाश के परावर्तन की घटना में उसका चाल नहीं बदलता। और क्या नहीं बदलता? उसका तरंगदैर्घ्य नहीं बदलता। तरंगदैर्घ्य, और क्या होता है? आवृत्ति नहीं बदलती और रंग नहीं बदलता। आवृत्ति और प्रकाश, जिस कलर का प्रकाश आया रहेगा उसी कलर का प्रकाश के 7 रंग होते हैं, आपको पता होगा। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि प्रकाश रंगीन भी होता है। हाँ होता है। प्रकाश 7 कलर का होता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। तो क्या नहीं बदलता? हाँ, रंग।
चाल नहीं बदलती, तरंगदैर्घ्य नहीं बदलता। जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो प्रकाश की चाल नहीं बदलती, तरंगदैर्घ्य नहीं बदलता, आवृत्ति नहीं बदलती और रंग नहीं बदलता। प्रकाश रंग नहीं बदलता, आदमी रंग बदलते हैं, प्रकाश रंग नहीं बदलता। इसलिए प्रकाश से मिलो। आयाम, आयाम बदल जाता है। ऊर्जा, जिस ऊर्जा से प्रकाश आया रहेगा पुनः उसी टकरा के उसी ऊर्जा से नहीं जाएगा, उसकी तीव्रता बदल जाती है। समझ लीजिए, चाल नहीं बदलती पर तीव्रता बदल जाती है। कला, फेस भी बदल जाता है, नहीं बदलता। अब आप ये समझ के नोट कर लीजिए, प्रकाश के परावर्तन में आयाम बदल जाता है, ऊर्जा बदल जाती है, तीव्रता बदल जाता है, कला बदल जाता है, पर नहीं बदलता, चाल नहीं बदलता, तरंगदैर्घ्य नहीं बदलता, आवृत्ति नहीं बदलती, रंग नहीं बदलता। ये आप नोट कर लीजिए, मैं इसे अब मिटा दे रहा हूं। मैंने आपको क्या कहा, मान लीजिए आपको, जैसे मैंने आपको कहा कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, जब प्रकाश की किरण किसी तल से टकरा के पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाए या उसका मार्ग बदल जाए, तो यही प्रकाश का परावर्तन है। ये होता कैसे है, मान लीजिए ये कोई तल है, दरअसल ये तल समतल है, ठीक। ये मान लीजिए ये दर्पण है कोई, ये तल है, मान लीजिए ये समतल है, ये तल है, और यहाँ हमारे पास एक टार्च है, मान लीजिए ये टार्च। ये हमारा टार्च है और हमने ऐसे प्रकाश मारा तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ऐसे मैंने प्रकाश यहां से ऐसे मारा खट से, और ये आया यहां टकराया, और ये टकरा के ऐसे लौट गया। समझ में आया कुछ? ये मैंने प्रकाश मारा टॉर्च से और ये आया और ये टकराया, टकरा के ऐसे प्रकाश आ रहा है और ऐसे टकरा के वापस चला गया। ये क्या है? किरण है, प्रकाश की किरण। और इस किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित मतलब आने वाली, आपतित किरण, आपतित किरण। आपतित मतलब आने वाली, जो हमने डाली है वो आपतित किरण। इसे इंग्लिश में कहते हैं शायद इंडेक्स ना, इंडेक्स कहते हैं इसे, इंडेक्स रेज, इसे आपतित किरण कहते हैं। और ये है हमारा आया, आपतित किरण आई, टकराई, ये इससे ये बिंदु है, यहाँ पे टकराई और जब वापस चली गई तो इसे हमने कह दिया परावर्तित किरण। कितना आसान है आप प्रकाश के परावर्तन को समझना, बहुत सरल काम है। आप लोग तो इसे धुआं धुआं कर देंगे। परावर्तित किरण, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। अगर हम ऐसे एक अभिलंब डाल दें, ये क्या है हमारा? अभिलंब, या इसे कहते हैं नॉर्मल अभिलंब। अभिलंब। और ये हमारा क्या है? आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तथा आपतन बिंदु, ये चारों,
याद कर लीजिए, अभी से एक परावर्तन का नियम एक बन जाएगा, इसे याद कर लीजिए। आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु। अभी खट से एक प्रकाश के परावर्तन का नियम बन जाएगा और आप जान भी नहीं पाएंगे कि आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये होता है जब हमने प्रकाश की किरण डाली, इसे आप बना लीजिए। हमने प्रकाश की किरण डाली, टॉर्च से आई, टकराई और वापस चली गई, यही हो गया प्रकाश का परावर्तन। अब इसमें क्या ही बताना है, हाँ एक चीज, हाँ क्या ही नहीं बताना है, बहुत कुछ बताना है। ये जो है ये हमारा है आई, कोण आई। आई आई से क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इंसिडेंस रेज है, और इसे कहते हैं हमारा क्या, आर। ये दरअसल ये जो कोण है ये है आर। ये है रिफ्लेक्टेड रेज, मतलब आई का मतलब होता है इंसिडेंस रेज और आर का मतलब होता है रिफ्लेक्टेड रेज। मतलब ये हमारे, ये जो अभिलंब है, ये हमारा अभिलंब से ये जो कोण बनता है वो आई है, और इसका यहाँ इस किरण का जो कोण इससे बनता है वो हमारा आर है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसके बाद हम आते हैं प्रकाश का परावर्तन। आपने समझ लिया होगा अच्छे से, मुझे आशा है। कुछ है नहीं, दरअसल जब हम प्रकाश की किरण को डालते हैं तो वो किसी तल से टकराता है, टकरा के वापस चला जाता है, बस इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके बाद बस यही परावर्तन है। और इसके बाद हम आते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम पर। इसको मिटा देता हूं, आपने बना लिया होगा। बहुत फास्ट चलना है और 2-3 दिन में प्रकाश खत्म, धुआं धुआं। अगली जो शायद हमारी वो हेडिंग होगी वो है प्रकाश का परावर्तन। ओह सॉरी, प्रकाश का परावर्तन हो गया, प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम ठीक। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, पहला नियम और दूसरा नियम। आपने अक्सर देखा होता है, जैसे प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि आप इसे याद कर लीजिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तथा आपतन बिंदु। अब इससे ये आपने याद किया होगा, तो हम लिख सकते हैं प्रकाश के, जैसे अगर मैं इधर एक बना ही देता हूँ वो वाला फिगर, ऐसे आई किरण और ऐसे चली गई, और ये हमारा नॉर्मल है जिसे हम अभिलंब कहते हैं, और ये हमारा आपतन बिंदु है। ये हमारी आपतित किरण है, ठीक। ये हमारी परावर्तित किरण है, ये हमारा कोण आई है, ये हमारा आर है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, आपतित किरण ये है, परावर्तित किरण ये है, अभिलंब ये है, आपतन बिंदु ये है। तो हम इससे एक नियम बनाते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तथा आपतन बिंदु चारों एक ही तल में होते हैं। एक नियम आपका तैयार हो गया। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो है वो नॉर्मल एन, अभिलंब तथा आपतन बिंदु, ओ आपतन बिंदु, ये चारों जो होते हैं वो एक ही तल में होते हैं। ये हमारा प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। अब हमारा दूसरा नियम है कि कोण आई जो होता है, ये जो हमारा कोण आई है, ये कोण आर है। ये जैसे मान लीजिए जब हम प्रकाश किसी तल पर डालते हैं
तो जिस कोण से ये आता है उसी कोण से वापस चला जाता है। ये जो हमारा ये जो कोण है, ये वाला हिस्सा, ये कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। जिस कोण से हम प्रकाश को डालेंगे, समतल पर टकराएंगे, उसी कोण से वो वापस लौट कर जाएगा। अगर हम सीधा डालेंगे तो सीधा चला जाएगा। अगर हम मान लीजिए अगर हम 60 डिग्री कोण से ऐसे टार्च को डालते तो ये 60 डिग्री एंगल बनाते हुए वापस जाता। यही प्रकाश का दूसरा नियम है कि कोण I सदैव कोण R के बराबर होता है। I इज इक्वल टू R। यही प्रकाश का दूसरा नियम है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर हम I और R के बीच ग्राफ बनाएं तो दरअसल ग्राफ ये ऐसा होगा। ये जो है क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन, ये STR सरल रेखा, STRAIGHT स्ट्रेट लाइन, ये हमारा जो ग्राफ है ये ऐसा होगा। ये हमारा I है, ये हमारा R है, ठीक। ये दोनों आपस में सदैव बराबर होते हैं, ठीक। ये हमारा 45 डिग्री का मान लीजिए, तो अभी 45 डिग्री होगा। आज यहीं तक, बाकी चीज़ें कल के वीडियो में हम आप सबसे बात करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो कमेंट में आके बता दीजिएगा कैसा लगा है, किस जगह पे अच्छा लगा है, क्या चीज़ नहीं समझ में आया वो भी बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि हमें सुधार कहाँ करनी है। अगर आपको आवाज़ न सुनाई दे रही हो तो जाके कमेंट में लिख दीजिएगा कि भैया आवाज़ नहीं आ रही है, थोड़ा आवाज़ बढ़ाइए, हम लोग वो भी करेंगे। आपको अगर ये लगता हो कि हम क्वेश्चन सॉल्व कराएं तो वो भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि जैसे थ्योरेटिकल हम लिखाते हुए चलें तो वो भी करवा सकते हैं। आप जैसा सुझाव देंगे आपके साथ हम वैसे ही हम सब आगे बढ़ते हुए चलेंगे, तो ताकि हमें भी पता चलता रहे कि आपको ज़रूरत किस चीज़ की है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।